हाँ, बात ये ऐसा नहीं होता। आदतें, कितने लोग हैं जो 2-2 दिन मंजन नहीं करते हैं? कितने दिन है जो 2 दिन जो है टॉयलेट ना जाए, ब्रश ना करें? है कोई? क्यों? वो रोज क्यों करते हो? बिकॉज दैट्स अ हैबिट, दैट्स एसेंशियल रिक्वायरमेंट। सो ब्रीदिंग तो तुम्हें हर घंटे 1.5 घंटे के बाद करनी है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे दिमाग में जो 46,000 थॉट चल रहे हैं वो कितना रेसिडुअल क्रिएट करते होंगे? जब गाड़ी थोड़ा सा 1 घंटे चलाते हो, पेट्रोल बर्न करती है, तो कितना वो, जब साइलेंसर पे टच करके देखना, कालिक आके जम जाती है। कभी साइलेंसर पे हाथ मारना, कालिक जम जाती है। तो एक गाड़ी जब पेट्रोल जलाती है तो रेसिडुअल छोड़ती है। 46,000 थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे हैं। कभी किसी कंप्यूटर को यूज करके देखना 1 घंटे, उसके बाद उसकी कैश फाइल जाके चेक करना, परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, कभी टाइप करके देखना सर्च में, परसेंट TEMP पर, और उसमें तुम्हें पता चलेगा कितनी कैश फाइल जमा हो जाती है। कैश फाइल जो उसकी स्पीड को धीमा करती है। 1 घंटे कंप्यूटर चला लो और उसके बाद जाके जहां पे ये सर्च बार आ रहा है वहां पे परसेंट टेम्प परसेंट डाल के देखना, वो तुम्हारे सामने कैश फाइल खोल के रख देगा, रेसिडुअल फाइल्स, वो जो स्पीड को कम करती हैं, वो जो इम्प्रिंट छोड़ती हैं। तो कंप्यूटर इम्प्रिंट छोड़ रहा है, गाड़ी जो है वो रेसिडुअल छोड़ रही है। हमें क्यों लग रहा है कि 46,000 थॉट से हम गुजर रहे हैं तो हमें हर घंटे अपने आप को क्लीन नहीं करना है? देयर आर सम रिचुअल। 2 दिन नहीं किया, ये क्या मतलब हुआ? तो 2 दिन ब्रश किए बिना क्लास में बैठो, देखो कैसे एकांत तुम्हें मिलता है। तो वो जरूरी है। तो आदत, गुरुकुल इज ऑल अबाउट फॉर्मिंग हैबिट्स। वो ऑटोमेटिक होना चाहिए तुम्हारा, मतलब ये करना है तो करना। चलो मेरे साथ डीप ब्रीदिंग करो, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। बीटा ब्रेन वेव्स को अल्फा में कन्वर्ट करना है। चलिए क्या करना है, बहुत लोग अभी भी नहीं कर पाएंगे मुझे पता है। तो पेट को गुब्बारे की तरह फुलाना है, चेस्ट में सांस नहीं रुकनी चाहिए। आपको सांस के साथ अंदर जाना और सांस के साथ बाहर आना है। ये जर्नी पेट से फुलाई जैसे गुब्बारा और इसी को पिचकाइए। एब्डोमिन ब्रीदिंग बोलते हैं इसको, योगिक ब्रीदिंग। बहुत धीरे धीरे, 6 काउंट अंदर, 6 काउंट बाहर। सिक्स काउंट इनहेल, चेस्ट में सांस नहीं जानी चाहिए। पेट को ध्यान में लेकर आओ, पेट पे ध्यान लगाओ कि पेट के अंदर एक बलून है। चेस्ट में सांस नहीं रुकनी चाहिए और ना शोल्डर्स मूव करने चाहिए। योगिक प्रक्रिया है ये। 1 2 3 4 5 6 इन, 1 2 3 4 5 6 आउट। ये पूरक है और रेचक है, कुंभक अभी नहीं सिखा रहा हूं तुम्हें। जब इसकी रोज प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें कुंभक सिखाऊंगा। अभी हमने किया पूरक और रेचक योग की क्रियाओं में, हर क्लास से पहले। फिर उसके बाद हाथ को रगड़ो और जो ऊर्जा जनरेट हुई है इस प्रक्रिया में उसको आंखों के ऊपर रख लो और अपने आज्ञा चक्र यानी दोनों भावों के बीच में एक प्रकाश को देखने की कोशिश करो और अपने आप को एक उम्मीद करो कि अगला जो 1 घंटा है वो हमें बेस्ट अपना निकालना है। रेडी? चलिए ये आदत में लेकर आइए, क्योंकि फिर इसके बाद मैं आपको कुंभक सिखाऊंगा। कुंभक सीखने के बाद यानी कि प्राणों को रोकना, जब आप प्राणों को रोक लोगे तब प्राणायाम शुरू होता है। अभी आप प्राणायाम जानते भी नहीं है, वो लगता है ये भस्त्रिका वस्त्रिका, ये तुम्हें लग रहा है कि प्राणायाम है। दीज आर नॉट प्राणायाम, ये प्राणायाम नहीं है हमारा। तो जब तुम अपने श्वास को रोकना शुरू करोगे, 6 4 6, फिर 6 6 6, तो यानी पूरक कुंभक रेचक, तब जाके तुम्हारे प्राणों का आयाम शुरू होगा। तब तुम्हें एक स्थिति ऐसी पता चलेगी कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि सुपर, जो परम शांति की स्थिति। अचानक से तुम्हें लगेगा सब कुछ रुक गया है, संसार में कोई शोर नहीं है। लेकिन इसी की प्रैक्टिस तुम लोग नहीं कर रहे हो, 2 दिन छोड़ देते हो। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन जो हुई पिछली क्लास में, द इंडिया वे में, जबरदस्त एक क्लास थी और उस क्लास में 360 डिग्री हमने डिस्कशन किया था। किसी को वो डिस्कशन याद है? किसी को वो डिस्कशन याद है? मैं देखता हूं किसी ने हटा तो नहीं दिया। तो हमने जो डिस्कशन किया था, हमने यहां से शुरू किया था, द स्ट्रैटेजिक कल्चर ऑफ ए राइजिंग पावर। हमने 2 शब्दों पे बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था। और राइजिंग पावर किसे कहते हैं? बहुत से लोगों को नहीं पता उभरती हुई शक्ति का मतलब क्या होता है। देखो अमेरिका को, रशिया को, जर्मनी को, इन सबको महाशक्ति कहा जाता है, राइट? दे आर नोन एज महाशक्ति। हमें राइजिंग पावर, उभरती हुई शक्ति
कही जाती है। उभरती हुई शक्ति के साथ एक और वर्ड हमारे साथ यूज किया था, सॉफ्ट पावर। ठीक है, जयशंकर साहब इसका विरोध करते हैं। हमारे लिए बार बार सॉफ्ट पावर, इंडिया इज अ सॉफ्ट पावर स्टेट, ये बहुत लंबे समय तक हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, क्योंकि हम उस पश्चिम को अपने सर के ऊपर लेकर बैठे हुए थे। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी राष्ट्र के लिए अपनी पहचान को जानना, अपनी जड़ों को जानना बहुत जरूरी है। और एस जयशंकर साहब अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। तो दो चीजें हमारी उस दिन डिस्कशन में आई थी। अगर लास्ट क्लास की लास्ट लाइन भी तुम्हें पता होगी, तो अगर याद होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि हमने कितना एडवांस पढ़ाया था, कितनी महत्वपूर्ण चीज। हमने उसके बाद शुरू किया स्ट्रैटेजिक कल्चर पे, यानी जो रणनीतिक संस्कृति होती है। तो हमें लगता था संस्कृत मतलब ये पहनावा, खान पान। इकोनॉमी भी एक क्या है, कल्चर है। और जो हमने डिस्कशन किया, वो डिस्कशन इतना जबरदस्त पहुंचा लास्ट में, और वो डिस्कशन जाकर एक अपने आप में आयाम प्रस्तुत करता है, जहां मैंने आपको बताया था रिसोर्स के बारे में, याद है? रिसोर्स के बारे में, संसाधनों के बारे में हमने बात किया था। और आपसे मैंने दो वर्ड डिस्कस किए थे, आरडी और आरसी। और मैंने आपको बताया था कि संसाधनों के लिए दो नियम होंगे, या तो पॉपुलेशन को कम कर दो, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुत मुश्किल काम है, या तो आप क्या करो, रिसोर्सेस को बढ़ा दो। यही बात हुई थी। जब रिसोर्स बढ़ेंगे तभी आप रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन यानी संसाधनों के वितरण की तरफ फोकस कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, फिर वो पंखे निकलेंगे, जहां से जो मिला टोटी निकल जाएगा, कहीं से वो रिसोर्स कैप्चरिंग हो जाएगा। हंसी मजाक की बात नहीं, बड़ी गहरी बात है। हम भारतीयों को मजबूर किया जाता है कि हमें पता है इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। एक नेता साहब 5 साल पहले वादा करके गए थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, गरीब हटा देंगे, नहीं सॉरी गरीबी हटा देंगे। ठीक है, वो इस तरह के वादे करके गए थे। 5 साल बाद वो दोबारा दिखे। अब जो उनसे मिल पाए ले लो, ठीक है, जो उनसे मिल पाए वो ले लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। अब इस पर हमारा एक डिस्कशन हुआ था, और इसके लिए मैंने आपसे, कई लोगों ने मुझे बताया एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ जाए, नवाचार बढ़ जाए। मैंने आपसे कहा हमें क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक कल्चर स्टैब्लिश करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि कुछ नया है, हमें सिर्फ याद करना पड़ेगा। भारत को आज समाजवाद और पूंजीवाद के क्षेत्र में बांटा जाता है। नेहरू जी आए तो समाजवाद हो गया, फैबियन सोशलिज्म की बात हो गई, फिर ये हो गया 1991 से हम उदारवाद करके लेकर आएंगे। अरे भारत के पास बहुत बड़ा जो है वो धनवाद था, बहुत पहले से हमारे पास स्किलवाद था, हमारे पास ये सारी चीजें थी। आप अंदाजा लगा के देखिए कि फर्स्ट एडी में हम पूरी दुनिया का 40% जीडीपी हमारे पास था, पूरी दुनिया का 42% जीडीपी हम लेके बैठे हुए थे। कहां से जीडीपी आता था? हम ना कभी आक्रमण करते थे, हमारे यहां जैन धर्म, बौद्ध धर्म पहले से था, अहिंसा परमो धर्म हमारा मूल कॉन्सेप्ट था। हम व्यापार और स्किल के दम पर ये चीज जो है वो क्या किया करते थे, हम इसको रखा करते थे। तो ये हमारे मूल तत्व में था। हम ये पूंजीवाद और समाजवाद के जो चोचलेबाजी, इसमें हम नहीं फंसे। ये कोल्ड वॉर में रशिया का पूरा, यूएसएसआर का ब्लॉक, अमेरिका का ब्लॉक, ये फंस गया। भारत के पास अपनी खुद की एक संस्कृति थी, तो हमारा अर्थव्यवस्था हमारी संस्कृति का हिस्सा था। बच्चा विद्यालय से, गुरुकुल से लौटता था, माता पिता के साथ हथकरघा पे बैठ जाता था, हैंडलूम में बैठ जाता था, वो बर्तन बनाता था, वो सारी चीजें करता था। तो इसकी वजह से हमारे घर घर में क्या था, स्किल हमारे लिए मामूली बात थी। जिसकी मां मधुबनी पेंटिंग करती थी, वर्ली पेंटिंग करती थी, वो बच्चा भी अपने आप उसको खेल खेल में वो सीख जाता था, उसको कुछ करना नहीं था। तो स्किल हमारा फंडामेंटल सेगमेंट था। हम मूर्तियां अच्छी बनाते थे, बड़े बड़े वैभवशाली मंदिर बनाते थे, हमारे आर्किटेक्ट का नॉलेज था, और स्किल इतना एडवांस था हमारे पास कि हम आर्ट और साइंस को अलग अलग करके नहीं देखते थे। ये पश्चिम का विज्ञान है, ये पश्चिम की पद्धति है, ये आर्ट साइड वाला स्टूडेंट है, ये साइंस साइड वाला स्टूडेंट है। तो जब वहां के मूर्तिकार, जब आप साउथ में चले जाइए और जब वहां के मंदिर आप देखेंगे कि एक ऐसा मूर्तिकार ऐसा बना रहा है कि सूर्य 12 राशियों में जहां जहां होगा सीधे एंगल उसके ऊपर पड़ेगा। आप जाकर पढ़ सकते हैं कर्नाटक के मंदिरों के बारे में कि सूर्य 12 राशियों से होकर गुजरता है। आज हम उसको ज्योतिष के रूप में पढ़ते, पंडित जी बतावें ब्याह कब हुई, ये वाली हमारी स्थिति होती है। तो भैया तुम्हारा ये लग्न है, फलाना कन्या राशि है। हमारे लिए वो विज्ञान था, हमारे लिए वो तारों की स्थिति थी। हमारा जो है वो सूर्य नक्षत्रों से गुजरता था। तो सूर्य 12 नक्षत्रों से जा रहा, 12 मंडप बनाए गए। कैसी ये नॉलेज थी? अगर आज सन टेम्पल के बारे में आप बात करके देखो तो आपको पता चलेगा कि सूर्य की पर्टिकुलर एक समय आएगा, उसमें परछाई नहीं बनने वाली है। वो जो चक्र बनाए गए सूर्य के सारे कोण हैं। तो उनके लिए जो साइंस था और आर्ट था वो सब एक ही था, वो सब कुछ स्किल के अंदर जोड़ते थे। हम दुनिया में, किसने लियोनार्डो दा विंची का नाम किसने सुना है? जीनियस कहा जाता, कभी पढ़ना।
रेनासा का पितामह कहा जाता है उसको। अरे बाप रे बाप, क्या बड़े बड़े भारी भारी वर्कअप शब्द। क्यों? क्योंकि उसको ऑप्टिक्स की बड़ी अच्छी ना। मोनालिसा उसने ऐसी बनाई, किसी भी एंगल से देखो तुम्हें मुस्कुराती हुई दिखाई पड़ेगी। ऑप्टिक्स के रूल्स हैं। तो उसको विज्ञान की भी नॉलेज थी, वो साइंस का यूज करके बहुत अच्छे पेंटिंग्स बनाते थे। वो पेंटिंग्स क्या होती थी? बहुत अद्भुत दिखाई पड़ती थी। वो फिजिसिस्ट भी थे, वो भौतिक विज्ञानी भी थे। तो भारत में तो ये गांव गांव में था। वो इकलौता जीनियस था। हमारे यहां ऐसे कितने जीनियस होंगे जिन्होंने ये सन टेम्पल बनाया, ये राशियों के हिसाब से टेम्पल बनाए। ठीक है, मीनाक्षी टेम्पल के बारे में पता करो, उसमें एक ही पर्टिकुलर चंद्रमा की एक ही अवस्था होती जो उसके बीचों बीच में आती, वहीं परछाई बनेगी, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सब हम जो है हमारे लिए खगोल विज्ञान, मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट, सब कुछ स्किल था सारा। सो आप जो है यहां पर हमें कल्चरल सेटअप चेंज करने की जरूरत है। हमें इकोनॉमिक्स को एज अ कल्चर लेने की आवश्यकता, और इसके लिए हमें उनकी तरफ नहीं देखना है, इसके लिए सिर्फ हमारी तरफ हमें वापस लौटना है, हमारी तरफ उसको वापस लौटना और कुछ नहीं करना है। तो यहां पर हमारी लास्ट क्लास खत्म हुई थी, हमने यहां डिस्कस किया था। अब देखो अचानक से क्या हुआ कि कुछ खबर सी आ गई। कहां गई भाई? हाँ, ये देखो आज सुबह सुबह एक खबर आ गई। 14 तारीख को हमने पढ़ा था, 16 तारीख को ये खबर आ गई। ये बहुत खास खबर, इसको बड़े मतलब है इसके पर, ध्यान से देखो क्या लिख रहा है। 2047 तक 7 गुना होगी प्रति व्यक्ति, यानी पर कैपिटा इनकम विल बी 7 टाइम्स फ्रॉम नाउ। आज की स्थिति से 2047 तक जब भारत ने अपने आप को एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देखा है, तो ये 7 गुना जो है ये रिपोर्ट होगी। बड़ी खास रिपोर्ट है, इसको ध्यान से सुनना समझना। अब ये 7 गुना का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 7 टाइम्स? इसका मतलब है कि एक पर्सन, एक भारतीय, अगर आज उसके पास एक संसाधन है तो 2047 तक उसके पास कितने रिसोर्स हो जाएंगे? आज की तुलना में 7 गुना रिसोर्स कैप्चर करने के या रिसोर्स को पाने के तरीके उसके पास मौजूद होंगे। और जब पर कैपिटा ज्यादा से ज्यादा इनकम होगी तो वो रिसोर्स पर अपनी दावेदारी उतनी ही ज्यादा कर पाएगा। तो हम आरसी से निकलकर, यानी रिसोर्स कैप्चरिंग, यानी संसाधनों की झपट्टा मारी जो कर रहे हैं, उससे निकलकर हम किसकी तरफ जाएंगे? आरडी की तरफ जाएंगे, तभी हमारा काम होगा। तो यही हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, और कोई तरीका नहीं है। तो क्या होगा? आपकी जब आय बढ़ जाएगी, यानी आपकी इनकम जब बढ़ जाएगी, तो आप मेडिकल फैसिलिटीज भी तो परचेस कर लोगे, एजुकेशन भी परचेस कर लोगे, लैपटॉप भी परचेस कर लोगे, अपने मनोरंजन के लिए, छुट्टियों के लिए समय भी निकाल लोगे, क्योंकि आपकी इनकम क्या हो गई? बढ़ गई है। जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप क्या करते हैं? मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, हमारे पास 2 ही चीज होती है, टाइम एंड मनी। When you have time, you don't want to spend money. क्या करना भैया, अरे चले जाएंगे, कौन बात नहीं है, जनरल से। When you don't have time, you spend money. You spend money to purchase time. कि भाई मुझे जाना है, मीटिंग में पहुंचना है, जल्दी से हवाई जहाज की टिकट बुक करो, मैं जनरल से नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो आप हवाई जहाज से जाते हो। आप चार्टर्ड प्लेन से, और अमीर आदमी है, उसको एक साथ कई मीटिंग करनी है, मान लो प्रधानमंत्री, उनके पास नहीं टाइम है कि जाके लाइन में लगे, हाँ बेल्ट वेल्ट चेक कराए, पर्स चेक कराए। उनके लिए अलग चॉपर होता है जो उनके ही बंगले से उड़ता है, उनके साथ कई लोग चलते हैं। सर आपको इतनी देर बोलना है, अब चलिए यहां से अगला काम। ठीक है, पहले से जाके सारे इंतजाम कर लिया था, ट्रैफिक रोक दिया जाता है ताकि उनको कहीं लाल बत्ती पे ना खड़ा होना पड़े। तो क्या होता है? तो जब आप उनके इसके काम के लिए बहुत खर्चे होते हैं, ठीक है, उनकी अलग गाड़ियां होती हैं, तो आप या तो टाइम बचाएंगे या पैसा बचाएंगे। सो जब लोगों के पास, हमारे लोगों के पास जब इनकम बढ़ जाएगी तो वो अपने लिए क्या होगा? लेजर टाइम निकाल पाएंगे। और जब व्यक्ति अपने लिए समय निकालता है तो अपनी गुणवत्ता को क्या करता है? बढ़ाता है। वो सोचता है कि एजुकेशन का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा। क्योंकि एक समय हमारे यहां ऐसा था कि क्या रीजन है कि अगर हम कहते हैं कि भाई हमारा स्वर्ण काल समुद्रगुप्त का काल था, ठीक है, बहुत महान महान कवि, गणितज्ञ, आर्यभट्ट क्यों थे? कारण क्या था? क्योंकि उनको राजा संरक्षण देते थे कि आपका काम है मैथमेटिक्स को खोजिए, आप नई नई चीजें बताइए, आपके खाने पीने का इंतजाम हम देखेंगे। तो वो सारी चीजें एक ऐसी व्यवस्था थी जहां पर राजा कहता था कि आप बाकी चीजों की चिंता मत करिए, आप अच्छा से पढ़ाइए, गुरुकुल की सारी व्यवस्था हम देखेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप अपना रिसर्च करिए, प्रॉपर करिए, आप कविताएं लिखिए, आप जो है ग्रंथ लिखिए, बाकी चीजों को हमें देखने दीजिए। तो इसलिए क्योंकि भारत अमीर राष्ट्र था तो वो अपने लोगों की जरूरतों को क्या कर पाता था? पूरा कर पाता था। तो अब अंदाजा लगाओ कि अगर हमारे प्रति व्यक्ति आय में 7 गुना बढ़ोतरी होगी तो नेशनल इनकम में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी? राष्ट्रीय आय में। यानी राष्ट्र भी तो अपनी जरूरतें आसानी से पूरी कर लेगा।
भाई आपको चाहिए ज्यादा हवाई जहाज होने चाहिए, ज्यादा हमारे पास एयरपोर्ट होने चाहिए, ज्यादा एक्सप्रेसवे होने चाहिए, मेट्रो रेल की जगह अब जो है वो और नए एडवांस रेल आनी चाहिए, आप ज्यादा से ज्यादा बड़े शिपयार्ड बनाना चाहते हो, आप बहुत सी नई नई चीजें करना चाहते हो। चाहते तो हम भी हैं कि भैया हर शहर में अच्छी सीवर लाइन हो, अच्छी सड़कें हो, जो है हर जगह स्मॉग टावर बना दिए जाएं ताकि वो धूल गंदगी को सोख सके, लेकिन वो चाहने के लिए पैसा कहां है? खत्म है, बजट ही नहीं है आपके पास। तो उस कंडीशन में हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है सेगमेंट शुरू होता है। अब आ जाओ दूसरे पे। ये देखो हड़प्पा की खुदाई में निकला है, मुझे चिंता थी है कहां से निकला? हाँ हाँ, मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन दूसरी एक चीज ध्यान से समझो। अभी तक क्या है, ये जो रिपोर्ट है इसका एक दूसरा आयाम समझो। जैसे हमारी क्लास वहां शुरू होती जब इन्होंने पूछा कि नैरेटिव कौन सेट करेगा। हमें बहुत सालों से आदत पड़ गई है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए रिपोर्ट देता है, हम उसको रटते हैं, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट, आईएमएफ की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, फलानवा ढिकनवा, तुम्हें पता ही नहीं कि कौन सा एक छोटा सा, मतलब वहां पे स्वीडन, डेनमार्क, यहां सब बैठे हुए छोटा मोटा आता है प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, ठीक है, छोटे छोटे, और हम उसको ऐसे पढ़ते हैं, वाह किसी फॉरेनर ने रिपोर्ट दिया, हम उसको बहुत बड़ा हाईलाइट करके पढ़ते हैं उसको। वो वहां बैठ के बताते भारत में प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो गई है, बांग्लादेश में अच्छी, पाकिस्तान में भी अच्छी है, वो हमारे बारे में नैरेटिव सेट करते हैं, भारत में हैप्पीनेस नहीं है, भारत में वो फॉरेन में बैठ के रिपोर्ट। और हम उन रिपोर्ट्स को क्या करते हैं, हमारे यहां जो है टीवी डिबेट नाम की एक संस्था होती है, ठीक है, वहां पे हम बैठ के उस पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है, हम उस पर डिस्कशन करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। तो इससे पहले बताया था ना हमारा डिस्कशन कैसे होता है टीवी वाला, वही यहां पे हालत है। लेकिन इस रिपोर्ट की एक और खास बात है, अब हमारे बैंक और उसके जो मैथमेटिशियन है, सक्षम पहले भी थे, सुनता कोई नहीं था इनकी, क्योंकि हमारे यहां था कि फॉरेन से किसी रिपोर्ट आ गई, उसने ये लिख दिया, बड़ी हास्य, कभी पढ़ना जाके एक दो साल पहले का आर्काइव पढ़ना, तो विदेशी एक संस्था उसने लिखा कि भारत में जो भुखमरी है स्थित वो श्रीलंका और पाकिस्तान से भी बदतर है। उसके कुछ दिन बाद श्रीलंका बिक गया, ठीक है, बुरी हालत हो गई, और पाकिस्तान में आटे के लिए दंगे हो गए। और वो रिपोर्ट आई थी, और हमारे यहाँ के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, ठीक है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो भारत के इस रिपोर्ट पे भारत की थू थू करने लगे कि देखो भारत की स्थिति कितनी बुरी है, भारत में तो खाने के भी पैसे नहीं है, भुखमरी है, सरकार के ऊपर लानत भेजो। देखो श्रीलंका अच्छा है, पाकिस्तान अच्छा है। उसके कुछ दिन बाद पता चला कि वहां के लोग राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, वहां पे पता चला सत्ता पे कब्जा, राष्ट्रपति भाग गया छोड़ के देश, ये हालत वहां पे हो गई। तो ये बहुत जरूरी है कि हम रिपोर्ट्स कहां से ले रहे हैं। तो अब भारतीय अपनी रिपोर्ट पे क्या करने लगे हैं, विश्वास करने लगे। ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है कि आप अपनी चीजों पे विश्वास कर रहे हैं, और न सिर्फ हम विश्वास कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया को बताने की हैसियत रखते हैं कि नाउ इंडिया हैज एक, हमारे पास ऐसा इकोनॉमिक सेटअप है जिसकी वजह से भारत जो काम कर रहा है वो अपने लोगों की इनकम को 7 गुना बढ़ा देगा। अब इसका मतलब समझो क्या होगा। पहली बात, ये रिपोर्ट हमारी है, हमने अपने मैथमेटिक्स पे भरोसा करना शुरू कर दिया। देखो सबसे बड़ी चीज होती है आप खुद पर भरोसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हमारे यहां तो एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स इतने गहरे हैं कि भारत की छीछा लेदर करने के लिए भारतीय सबसे ज्यादा बोलते हैं। अभी आप लोगों ने चाइना डेली का केस सुना होगा कि भारत में नैरेटिव सेट करने के लिए चाइना डेली ने कितना पैसा भारतीय पत्रकारों को खिलाया, भारतीय मीडिया को खिलाया कि तुम एंटी इंडिया न्यूज लेकर आना शुरू करो, माइंडसेट लेकर आओ। सुना आप लोगों ने? नहीं पढ़ा चाइना डेली का केस? अरे इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा है, संसद में इस पे बहस हो गई कि पेड न्यूज का कॉन्सेप्ट, कि भारत के विरोध में खबर लिखने के लिए उसने भारत के इंटेलिजेंट वर्ग को अच्छा खासा पैसा दिया है कि एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करो कि भारत में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, गरीबों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, भारत में सब चीजें बर्बाद हो रही हैं, हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, घृणा बढ़ रही है, भारत एक राष्ट्र नहीं है। ये सारे जो नैरेटिव्स आप सुनते हैं, उसने बहुत बड़ा पैसा दिया है। और अमेरिका, रशिया, ये सब बहुत पैसा देते हैं भारत में कि आप एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को कैरी करिए, भारत की संस्थाओं को डिफेम करिए, भारत के वैज्ञानिकों को डिफेम करिए कि कुछ नहीं कर सकते ये लोग। असफलता है। जब चंद्रयान प्रथम लॉन्च होने वाला था तो आप लोग शायद नहीं पता होगा, बहुत बड़े बड़े एडिटोरियल लिखे गए थे, 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था वो। और जानते हो क्या लिखा गया था? कि भारत जैसा गरीब देश, 400 करोड़ रुपए में कितने गरीबों को खाना मिल जाता, ठीक है, कितना जो है लोगों का भला हो जाता, कितनी दवाइयां मिल जाती अगर भारत ये इतना महंगा प्रोजेक्ट नहीं डालता तो।
और आज स्पेस क्लब में हम दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज माने जाते हैं, बहुत सक्सेसफुल कंट्रीज माने जाते हैं। आज इसरो अपने खर्चे से ज्यादा कमा लेता है अपनी उसी ताकत की वजह से। तो भारत में ही बैठ के एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के बहुत ढेर सारे लोग बैठे जो हर समय रोना पीटना मचाते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था स्ट्रेटेजिक कल्चर, ये पैसा जब हमारा बढ़ेगा, अब इसके मतलब समझो कि इसके क्या क्या फायदे होंगे। पहली बात, हम अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बात करने लगे। इसका दूसरा मतलब है कि कई देश जो भारत से बहुत पीछे हैं वो अपनी मैथमेटिकल रिपोर्ट के लिए किन संस्थाओं के पास आएंगे? भारत के पास आएंगे। एसबीआई की आज जो ताकत है वो कई गुना बढ़ चुकी है और आज कई देशों में वो बैंकिंग कर रहा है। बैंकिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग? बैंकिंग किसे कहते हैं? व्हाट इज अ बैंक? जहां पैसा बिना जमा किए ले लेना, उसको डकैती कहते हैं, बैंक नहीं कहते हैं। हाँ। सोच समझ के जवाब दो। मुंह तब खोलो जब दिमाग प्रोसेस कर ले। मुंह ऊपर है या दिमाग? देखो भगवान ने कितनी अच्छी इंजीनियरिंग की, ऊपर वाले ने। ऊपर मुंह बनाया दिमाग। सोचो माथे पे मुंह और कैसा लगेगा। कल्पना करके देखो अगर यहां पे ऐसे दांत लगे हो तो लोग डर के मारे भाग जाएंगे। राइट और रॉन्ग? तो ऊपर वाले ने मकसद क्या दिया है? पहले सोचो फिर बोलो, प्रोसेसिंग करो। बैंक क्या होते हैं? रुको जरा, बैंक किसे कहते हैं? बैंक क्या होते हैं? कैसे यूटिलाइज हो तो तुम तय करोगी दादा। बैंक तुम्हारे पैसा, कभी कभी जाओ, आज तुमने बैंक में जमा किया, कल बैंक वाले पहुंचे, आपने जैसे ही अपना कार्ड डाला उधर मैसेज आ रहा है हमने आपके पैसे का यूटिलाइज कर लिया। आपको कैसा फील होगा? मान लो तुमने कुछ पैसा जमा किया, फीस जमा करनी तुम्हें, और वहां मैसेज आ रहा है कि हमने आपके पैसे का यूटिलाइज कर लिया। मारोगे 2 लाख पहले एटीएम को, फिर चिल्लाओगे मेरा पैसा कहां गया। बैंक आखिर तुम्हारे पैसे की यूटिलाइज कर सकता है? हाँ, बैंक क्या होता है? देखो क्या पढ़ाया था? हैंडल विद केयर। फिर से इसको लिखो, तुम्हारी बुद्धि पे इसका हैंडल विद केयर। जब हम किसी शब्द का इस्तेमाल करें तो उसको सोच समझ के करें। अच्छा, ये देखो, मनी क्रिएटिंग। वाह, मतलब मैनेजर साहब ऐसे ना, मान लो तुम्हारे कोई रिश्तेदार है, फूफा फूफा कुछ मनी क्रिएट कर दो ना, और फूफा कहेंगे आबरा का डाबरा ले बेटा 2 घंटी ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। मनी क्रिएटिंग इंस्टीट्यूट, वाह। बोले फूफा क्या कर रहे हो? बोले नोट छाप रहे। ठीक है फूफा अंदर। ठीक है, हाँ बताओ। जो एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है, थोड़ा बहुत पहुंचे हो। और कोई? किसी फूफा और विधायक विधायक हो? हाँ हाँ, जमा करना और निकालना, ठीक है। हाँ ठीक है, सही जा रहे हो, डरो नहीं, मेरी शक्ल पे मत जाओ, ठीक है। हाँ, और हमारे पीछे जो कुछ योद्धा लोग जो बैठे हैं, गुंजन, मल्टीप्लाई, वो तो नहीं, हेरा फेरी में देखा था तुम लोगों ने हेरा फेरी सर। हाँ, 20 गुना ठीक है। अरे उसको चिट फंड कहते हैं, मैनेज द मनी। चलो, और मनी को बैलेंस करना। अच्छा, लड़के नहीं बोलेंगे क्या? उनका मुंह दिमाग दोनों फ्रीज है। हाँ, एकांत में आके बता दो। अच्छा, बैंक सब तो सुना था ना, इसीलिए कहा था हैंडल विद केयर। शब्दों को बड़े ध्यान से सुनो, इस खबर का बड़ा महत्व है। तो जो बैंक होता है, कुछ चीजें तो आपको सोचना चाहिए। ये बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक पूल होता है। इसका अपना कुछ नहीं है, नथिंग। ना ये पैसा मल्टीप्लाई कर सकता है, ना ये पैसा तुम्हें जादू दिखा सकता है, ना पैसा छाप सकता है। ये एक सोशल, समाज में एक आर्थिक पूल होता है। पूल का मतलब एक स्विमिंग पूल मान लो, एक केंद्र मान लो। तो समाज के जो लोग होते हैं, ठीक है, ये अपना पैसा इसमें डालते हैं।
तो भैया हमारे गुल्लक में पड़ा है, साड़ी पल्लू में बंधा है, संदूक में रखा है, तो इसमें क्यों डालेंगे? तो वो उसके बदले क्या करता है, उनको किसी लाभ के बारे में बात करता है, क्योंकि इनके पास क्या है, इनके पास है मनी, ठीक है, मनी है। और मुद्रा क्या होती है, व्हाट इज अ मनी? मुद्रा बैरन होती है, बंजर, मुद्रा बंजर होती है। ऐसा नहीं कि 50-50 के 2 नोट रख दिए तो 20 के 2 और नोट सुबह तक तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, छोटे छोटे 5-5, 10-10 के। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप 100 की नोट रखोगे, चूहा ही खा जाएगा। तो मुद्रा बंजर होती है, अपने आप में कुछ पैदा नहीं करती है, ठीक है। पता चला तुम्हारा मन किया आज 200 के नोट की शादी करा दे, ठीक है, कल जो है 50-50 के 2 नोट और मिल जाएंगे। ऐसा कुछ सुविधा नहीं है तुम्हारे पास। तो अब इसकी वैल्यू हम कैसे बढ़ाएंगे? इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप बैंकिंग सिस्टम में जाते हैं। इसके पास अपना कुछ नहीं होता, ये आपसे ही आपका पैसा लेगा। अब आप कहेंगे भाई मेरे कमरे में, मेरे घर में पैसा रखा, हम आपको क्यों दें? तो इसके बदले वो आपको एक आंशिक लाभ देने की बात करता है। क्या करता है कि भाई तुम्हारे घर में 100 रुपया है, ये 100 ही रहेगा, कोई चुरा ले जाएगा, चूहे खा जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, तुम हमारे पास रखो, हम तुम्हें 104 रुपए देंगे, 4% ब्याज देंगे। तो इससे क्या होगा, मुद्रा की जो एक प्रॉपर्टी है, मुद्रा बंजर होती है, वो निकल जाएगी। दूसरा ये आपको कहते हैं कि सुरक्षा देंगे, कि अगर कुछ खो गया, हो गया, तो हम तुम्हें वापस करेंगे। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर पहली दिन आपको याद होगा, एक नेट बनाया था मैंने, ठीक है, वो जाल बहुत, ये हमारे भारतीयों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भैया हमारा पैसा, घर में आग लग गई, चोरी हो गई, चोर ले गया, तो भैया हमारे क्या होगा, हमारा ये सुरक्षित रहेगा, ये गारंटी दे रहे हैं कि ये पैसा ये लौटाएंगे। तो सुरक्षा हो गई। दूसरा क्या होगा, ये हमें मुद्रा की जो प्रॉपर्टी होती है बैरन, उससे हमें मुक्ति दिलाएगा कि भैया हमें 4%, 5% एफडी करा दिया और ज्यादा मिला, तो ये हमें क्या करता है, कुछ रिटर्न देता है। अब ऐसा ये क्यों करता है? क्योंकि ये क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक पूल होता है, और ये क्या होता है, इसका काम होता है लाभ कमाना। तो लाभ कैसे कमाएंगे, अब जरा ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से समझना, तभी आज की खबर समझ में आएगी। तो हमें लाभ कैसे कमाना होता है? तो लाभ कमाने के लिए ये कहेगा, मान लो इसने कहा कि हम तुम्हें 4% ब्याज रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारे पास पैसा रखो, ठीक है, हम तुम्हें सुविधा देंगे, हम तुम्हें चेक बुक देंगे, हम तुम्हें एटीएम कार्ड देंगे, हम तुम घर जब बुलाओगे हम चले आएंगे, ये सारी सुविधा वो अब बैंकिंग आपसे वादा करता है। क्लियर हुआ? इंश्योरेंस भी दे देंगे। अब इसके बदले क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक। इस समाज में सभी लोग बैंक में पैसा नहीं जमा करते। मान लीजिए कोई XYZ है जिनको लोन की जरूरत है, किसी को एजुकेशन लोन चाहिए, किसी को बिजनेस लोन चाहिए, किसी को पर्सनल लोन चाहिए, गाड़ी खरीदनी है, फ्लैट खरीदना है, एक इकोनॉमी रन करती है। इनके पास अपना खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं है। ये मान लो IAS की तैयारी करना चाहता है, एजुकेशन लोन, इसके पास पैसे नहीं है। ये कोई बिजनेस डालना, निवेश करना चाहता है, इसके पास उतना फंड नहीं है। ये मकान खरीदना चाहता है, गाड़ी खरीदना चाहता है, इसके पास पैसे नहीं है। तो ये किसके पास जाएगा, इतना पूल किसके पास होगा? पूल मतलब इकट्ठा कर दिया, ये इन तक पहुंचेगा कि भाई कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो मुझे वो लोन दे सके, सो कॉल्ड लोन, ताकि मुझे मेरी जरूरतें पूरी हो सके। मैं इकट्ठा तो इतना पैसा नहीं ले सकता, लेकिन हर महीने EMI दे सकता हूं, या कोई भी तरीके से ब्याज आपको भर सकता हूं। तो ये क्या करेगा, इसके पास ये सारे सभी के पैसे यहां आ गए हैं, ये पैसे सभी के पास आ गए हैं। अब ये क्या काम करेगा, इसने 4% यहां दिया, इसको बोला तुम्हें हम 12% पे देंगे, ठीक है, तुम्हें 12% पे देंगे। तो इसी पैसे को, इसका अपना कोई पैसा नहीं है, इसने इन लोगों से पैसा लिया, वादा किया कि तुम्हें हम 4% हमारे पास रखोगे सेविंग अकाउंट में, तुम्हें 4% देंगे। इनको बोला तुम्हें 12% पे देंगे। इसका लाभ कितना हो गया, इसका प्रॉफिट 8%। यही इसकी इनकम होती है। तो ये लोग प्रेरित हो गए कि भैया हमारा मुद्रा बंजर पड़ी है और हम बैंक में लेके चले जाएं। और इन लोगों को फायदा हो गया कि उन्हें निवेश करना है, मकान खरीदना। आप लोग खुद देखना, आपने घर में कभी पिताजी ने गाड़ी या मकान खरीदा होगा, लोन पे लिया होगा, EMI बोलते हैं जिसे, इजिली मंथली इंस्टॉलमेंट पे। वो आराम से हर महीने सैलरी आ रही है, 5,000 6,000 रुपया कट जा रहा है, गाड़ी आ गई, घर में 2 BHK 3 BHK अपना मकान खरीद लिया। ऐसे ही होता है, मोबाइल खरीद लिया, महंगा टीवी खरीद लिया, जो भी खरीदना होता है हम लोग आराम से इसे खरीद लेते हैं। तो वो सारा पैसा कहां से उठ रहा है, कहां जा रहा है, वो बैंकिंग सिस्टम से उठ रहा है और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मान लो तुम्हें इकोनॉमी में जो एक सेगमेंट है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आने वाले समय में, इस खबर का मतलब समझो कि भारतीयों की इनकम 7 गुना बढ़ जाएगी, 7 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और हम अपने क्या होता है, हमें चूंकि सेफ्टी जो वर्ड है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं कि कल को नहीं काम किए, नौकरी चली गई, तो हमारे पास कुछ सेविंग होनी चाहिए। तो हम भागकर कहां जाएंगे, अपना पैसा जो एक्स्ट्रा मनी वो कहां रखेंगे, बैंक में रखेंगे। तो बैंक का साइज बढ़ेगा कि घटेगा, और जब बैंक का साइज बढ़ेगा यानी बैंक के पास एबंडेंट पैसा आएगा, तो ये पूल क्या हुआ, बढ़ेगा।
अब इसी इकोनॉमी में कल्चरल शिफ्ट होगी। अब आप कहेंगे मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे अपना खुद का बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, मुझे वेंचर कैपिटल यानी जोखिम पे, मेरे आइडिया पे पैसा लगा, उसको वेंचर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या है, मुझे ये चीज चाहिए। कोई एक महिला है, वो कह रही है कि नहीं भाई, हम अपना कोई टोकरी बनाने का बिजनेस करना चाहते हैं, बांस का कुछ काम करना चाहते हैं, अचार बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम जो अपनी कलाएं हैं उसको हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। उसके लिए मुझे निवेश चाहिए, मार्केट पकड़ने की, एडवर्टीजमेंट करना है, हायरिंग करनी है। अब क्या होगा,